Hey guys, I welcome you all to Bhadrayas Academy. Today is 17th of February and welcome to the Pratidin Current Affairs series जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं APSC as well as UPSC के related very important articles which has a huge probability of coming in your paper as well. सबसे पहला जो आर्टिकल यहाँ पे कवर किया गया है वो है रिगार्डिंग द इलीगल इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ एलिफेंट्स. इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ एलिफेंट्स होता क्या है? देखिए, से फॉर एग्जांपल कभी भी एलिफेंट्स अगर मूव कर रहे हैं एंड जो इलेक्ट्रिक फेंसेस से जब वो टकरा जाता है ना, तो जैसे आप अगर इलेक्ट्रिक तार को, नंगा इलेक्ट्रिक तार को अगर छू लीजिए क्या हो जाएगा, झटका मिलता है ना, तो इनको भी वैसा ही बहुत समय क्या हो जाता है ना, दैट शॉक मिल जाता है एंड उन ऐसा शॉक रहता है कभी कभी जिससे क्या उनका देहांत हो जाता है. और ये डेटा बोला गया आर्टिकल में दैट लास्ट 25 इयर्स में अगर देख लीजिएगा आसाम में मोर देन 200 एलिफेंट्स हैव डाइड मेनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, है ना. और अगर 2019 2020 से लेकर 2023 2024 तक देख लीजिएगा, इसी में अराउंड 55 एलिफेंट्स तो इसी के कारण ही मर गए हैं आसाम में, राइट. तो वही बोला गया दैट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस. द मेन रीजन जो इसको बोला जा रहा है वो है इलीगल इलेक्ट्रिकल फेंसेस जो क्या इस रीजन में बनाए गए हैं. इसके कारण बहुत समय क्या हो जाता है, वाइल्ड एलिफेंट्स मूव तो करते हैं बट बहुत समय क्या होता है, इन तारों से टकरा कर उनका शॉक लगकर वो मर जाते हैं, राइट. तो सवाल होता है कौन कौन से एरियाज है जहां पर प्रिडोमिनेंटली आसाम में देखा जाता है. यूजुअली जो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक का डिस्ट्रिक्ट है ना, ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ बैंक क्या हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज असम, राइट, एंड दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र. तो नॉर्थ बैंक हो गया, मतलब ये वाले रीजन, नॉर्थ बैंक वाले रीजन. और उसमें भी तामुलपुर, उदालगुड़ी, सोनितपुर, राइट, ये ऐसे रीजन्स है, ये वाले रीजन्स में जहां पर सबसे ज्यादा वी गेट टू सी दैट यस इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है ना लाई करता है अलोंग द इंडो भूटान बॉर्डर, और बीच में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको यहां पर इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा देते हैं, राइट. तो सवाल ये भी होता है दैट ये क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देख लीजिएगा इसको एक एलिफेंट कॉरिडोर माना जाता है, राइट, जहां पर रफली अराउंड एक बार अगर एलिफेंट्स मूव करते हैं ना एक रीजन से दूसरे रीजन, तो दे मूव एट अ हर्ड ऑफ रफली अराउंड 50 to 60 एलिफेंट्स. कैन यू इमेजिन दिस? 50 से 60 एलिफेंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, राइट. अच्छा, क्यों मूव करते हैं? ऑब्वियस बात है, उनको एक साथ चलते हैं एंड उनको खाना चाहिए होता है, तो बहुत समय कोई सामने आसपास वाले रीजन में जहां पे खाना मिल जाता है तो एक साथ ही जाते हैं, राइट. और ऑफ कोर्स इस रीजन में ह्यूमंस भी कहीं ना कहीं अभी इसी से मतलब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, तो यस बहुत समय ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है. बट question stands that what is the major cause of elephant death? So there are predominantly these three reasons have been given in this article regarding the major cause of elephant death. The first one being illegal electrical fencing. क्योंकि देखो क्या होता है ना that इस टाइप के जो these are not illegal by the way, है ना, मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत these are not legal, right. So if something that is made in the statute book of your country and you are not obeying that, मतलब that is illegal, right. Now farmers जो टी गार्डन ओनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फेंसेस इलीगली लगा देते हैं इस टाइप के. कैन यू सी दैट, राइट. अब ये क्यों वो लोग करते हैं, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट झटका किसको लगता है, एलिफेंट्स को, अगर एलिफेंट्स उधर से मूव कर रहे हैं तो, राइट. बहुत समय अनसेफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, दैट इज लो लाइंग हाई वोल्टेज पावर. अब सोचो दिस इज द रीजन, राइट. अब यहां से ठीक है, अगर आप पोल गाड़ रहे हो, एक पोल यहां पर, और इसका तार अगर बहुत नीचे से, इतना नीचे से गुजरे दैट एलिफेंट्स को टच हो जाए, तो उसमें क्या होगा, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट उसमें अगर इलेक्ट्रिक लाइंस चल रही हो और एलिफेंट्स को टच हो गया हो तो एलिफेंट मर सकता है, राइट. बहुत समय मैनमेड बैरियर्स जैसे ट्रेंचेस, आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स भी बनाए जाते हैं जिसके कारण इस टाइप के हम लोग को रिलेटेड एलिफेंट डेथ्स देखने को मिलता है. ना इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल फेल्योर्स क्या है, कहीं ना कहीं लॉज जो बने हुए ना उनका इन्फोर्समेंट बहुत पुअर है. और कौन कौन से लीगल लॉज बने हुए देखो तो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, पता है इसमें क्लियरली बोला गया है दैट वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन को जो है और भी हम लोग को स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा, है. और इसमें क्लियरली कहा भी गया है दैट एलिफेंट्स के जो किलिंग्स होता है ना इस टाइप के, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस दैट वी आर ऑब्जर्विंग,
यही नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 भी देख लीजिएगा, उसमें भी क्लियरली बोला गया दैट इट रेगुलेट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड इलीगल टैपिंग या फिर अनसेफ कनेक्शंस अगर हो इस टाइप के, राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा पनिशेबल हो सकता है, राइट। सो दीज आर द लीगल लीगल प्रोविजंस, मतलब, और ऑफ कोर्स अगर यहां पे क्लियरली बोला गया अनसेफ कनेक्शंस आर पनिशेबल, और अगर टी गार्डन वर्कर्स अगर या फिर टी गार्डन ओनर्स अगर अनसेफ वे में अगर इस स्टॉप को बनाते हैं, तो ये तो इनडायरेक्टली बट टेक्निकली तो वो लोग पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं ना, इलीगल ऑफेंस कर रहे हैं, राइट। सो द क्वेश्चन स्टैंड्स दैट व्हाट इज दिस पुअर लॉ एनफोर्समेंट। देखो क्या होता है, वेरी फ्यू कन्विक्शंस डिस्पाइट रिपीटेड इंसिडेंट्स आर देयर, राइट। सो बहुत समय तो ऑफेंडर्स जो है ना वो तो फ्रीली घूमते रहते हैं, इनफैक्ट बहुत समय एफआईआर्स भी नॉट रजिस्टर नहीं किया जाता है ना, और जो अगर कानून है भी तो उसका इन्फोर्समेंट बहुत कम है, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसके कारण होता क्या है। आर्टिकल में ये कवर किया गया था दैट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो सवाल होता है, पहले तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वो समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके रूट कॉजेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं, राइट। सोचो ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, राइट, यहां पे बहुत सारे एलिफेंट्स रहते होंगे। अच्छा, अब यहां पर अगर एलिफेंट्स रहते होंगे, आप इसको इनके कंडीशन में छोड़ दीजिए ना। अगर सोचो हम ह्यूमन इस रीजन में भी रह रहे हैं, इधर भी रह रहे हैं और इधर भी रह रहे हैं, राइट, और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना एरिया को एक्सपैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जंगल को धीरे धीरे काट रहे हैं, मतलब जंगल का जो एक्सटेंट है वो छोटा हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जितने सारे एलिफेंट्स थे उनका खाना पहले बहुत बड़ा एरिया से मिलता था, अभी उनका खाना जो है एरिया कम हो गया, तो उनको तो गुस्सा आएगा ही ना। आप सोचो ना, आपका घर का अगर मैं थोड़ा बाउंड्री को छोटा कर दूं, है ना, आपका जमीन अगर मैं ले लूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऑब्वियस सा बात है। वह अब ये लोग कैसे अपना गुस्सा को शांत करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, आसपास वाले रीजन में ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता, उस रीजन में इतना खाना अवेलेबल है नहीं, राइट। तो वही बोला गया, इट अकर्स वेयर द एलिफेंट्स एंड ह्यूमन कॉम्पीट फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज, जिसके कारण एलिफेंट्स क्या करते हैं, ह्यूमंस के क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, इसके कारण प्रॉपर्टी लॉस होता है, ह्यूमन डेथ होता है, एलिफेंट्स का भी डेथ होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो ह्यूमंस आर ऑलवेज more powerful as compared to elephants, right? So वही बोला गया, what are the root causes? Yes, फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, माइग्रेटरी रूट्स में इंक्रोच कर लिया जा रहा है डिफरेंट इन्फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ के कारण, राइट। और कहीं ना कहीं जो इनके हैबिटाट्स है ना एलिफेंट्स के, उनको इनएडिक्वेटली प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, एज वेल एज इलेक्ट्रोक्यूशन। PM Rahat Scheme. PM Rahat Scheme was recently launched by Prime Minister Shri Narendra Modi जी। तो PM राहत का फुल फॉर्म क्या है, देखो फुल फॉर्म से आप पूरा ऑटोमेटिकली समझ जाओगे दैट व्हाट डू आई मीन बाय दिस। PM राहत का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। मतलब समझ पा ही रहे होगे आप दैट कभी भी जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बहुत समय क्या हो जाता है ना, दैट से फॉर एग्जांपल कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, राइट, आप आसपास और रोड के सामने ही हुआ है, राइट, बट आप जा रहे हो, बट आपको डर लग रहा है अगर आप रुक जाओगे, इनको अगर सेव करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी या फिर आपको ऊपर ही चार्जेस लगा दिए जाएंगे, राइट। तो इसलिए बहुत समय बाईपासेस क्या करते हैं, ये बिना रुककर चले जाता है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ है ना, ये स्कीम्स लॉन्च करने के अब इसके कारण क्या होता है, लोग मर जाते थे। तो अब जो ये स्कीम लॉन्च किया गया, ये काफी ज्यादा होलिस्टिक स्कीम होने वाला है, जिसको जॉइंटली इंप्लीमेंट करेंगी टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों मिलकर करेगी। नाउ अब सवाल होता है दैट लेट्स कुछ चलो देख लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स। पहले तो दैट ये लॉन्च ही क्यों किया गया, क्या हमारा इंडिया का रोड सेफ नहीं है? तो देखो आंसर उसका यहीं पर है। देखो रिपोर्ट्स ये बोलता है दैट इंडिया का जो रोड्स है ना, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज ग्लोबली इंडिया में ही होता है, जिसमें नियरली 50% जो डेथ होता है वो अकर मेनली होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, है ना। अगर ट्रीटमेंट टाइमली मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा। टाइमली कौन सा टाइम होता है? यूजुअली कहा जाता है कभी भी रोड एक्सीडेंट के जो पहला 1 घंटा होता है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल, और उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर, याद रखिएगा, राइट, द फर्स्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट, राइट। और अगर पहला 1 आवर में इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए ना, तब तो हाईली प्रोबेबल है दैट उन इंसान को बचाया जा सकता है,
राइट। तो सवाल ये होता है व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पीएम राहत स्कीम। देखो स्कीम प्रायोरिटाइज करती है तीन चीजें, दैट इज पहला तो लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, फाइनेंशियल सर्टेनिटी फॉर हॉस्पिटल और स्ट्रक्चर्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। राइट, तो ये तीन चीजें हैं जो क्या प्राइम मिनिस्टर का राहत स्कीम इंश्योर करता है, दैट इंटरवेंशन किया जाएगा लाइफ से, मतलब मेक श्योर किया जाएगा लाइफ को सेव किया जा सके, हॉस्पिटल्स में जो फाइनेंशियल सर्टेनिटी है वो इंश्योर करने को, और एक स्ट्रक्चर्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स जिससे किया जा सके, जिससे इंश्योर किया जा सके दैट नो एक्सीडेंट विक्टिम इज डिनाइड ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है दैट इससे क्या होगा ना, मोर्टेलिटी रिड्यूस होगा फ्रॉम द एक्सीडेंट। यस, मतलब एक्सीडेंट के कारण पहले अगर 100 लोग मर जा रहे थे तो अभी रिड्यूस होके वो एटलीस्ट कुछ तो रिड्यूस होगा, 50-60 कुछ तो रिड्यूस होगा। राइट, इंश्योर किया जा सकेगा दैट गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट मिल जाए, कैशलेस और एश्योर्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए और स्ट्रेंथन किया जा सके इमरजेंसी रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके की फीचर्स अगर देख लीजिएगा वो यही है। सबसे पहला तो है कैशलेस ट्रीटमेंट। यस, हर एक एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो है उनको इंटाइटल किया जाएगा दैट उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके अप टू 1.5 लाख रुपीस, और ये एप्लीकेबल होगा ऑन एनी कैटेगरी ऑफ रोड। राइट, कुछ एनएच होती है, स्टेट हाईवेज होती है, विलेज रोड होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है। राइट, कोई भी कैटेगरीज ऑफ रोड में क्यों ना आपका एक्सीडेंट हो रहा, हर जगह आपको ये फैसिलिटीज तो मिलेगा ही, 1.5 लाख रुपया। राइट, दूसरा कवर पीरियड, ये जो ट्रीटमेंट कवर होगा ना वो मैक्सिमम 7 डेज के लिए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। राइट, जैसे अगर आपका एक्सीडेंट अगर 1 तारीख को हो रहा है तो मैक्सिमम ये जो ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज आपको मिलेंगे ये मैक्सिमम 8 तारीख तक ही ये फैसिलिटीज मिलेगा। राइट, नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट, नो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस विल बी केस डन। मतलब टेक्निकली क्या हो जाएगा ना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट, जिससे मेक श्योर किया जाएगा दैट लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए जो है और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए कैसे बेसिकली स्टेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए 24 आवर्स के अंदर ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस जो होंगे उसके लिए 48 आवर्स के बीच में स्टेबलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंसेंटिवाइजेशन दिया जाएगा फॉर गुड समारिटन्स। गुड समारिटन्स को हम लोग को यहां पे बोला गया राहवीर। राइट, नाउ यहां पे अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन राइट राहवीर ऐसे बोला जा सकता है दैट राहवीर वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, या फिर हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड राहवीर्स। तो राहवीर्स कोई नहीं, इनको गुड समारिटन्स ही हम लोग बोलते हैं ना। और गुड समारिटन्स क्या बोला, मैंने बोला ना आपको दैट आप रास्ते से जा रहे हो, यहां पर एक्सीडेंट हो गया, बट पहले क्यों नहीं आप रुकते थे, आपको डर लगता था दैट मेरे ऊपर ही केस क्यों ना हो जाए। राइट, बट अब उनको इम्बर्समेंट, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको 25,000 रुपए कैश रिवॉर्ड मिला जाएगा। राइट, और एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट हैज एब्सोल्युटली अमेजिंगली स्टेप दैट इज बीइंग टेकन। राइट, नाउ सवाल ये होता है राहवीर होते कौन है। वैसे सिटीजन्स हु हेल्प ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट एंड विक्टिम्स टू हॉस्पिटल, जो उन विक्टिम्स को हॉस्पिटल तक ले जाए, उनको राहवीर बोला गया है। राइट, इससे क्या फायदा क्या होगा, इंकरेज किया जाएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द लाइफ सेविंग केसेस। राइट, यही नहीं, इंटीग्रेशन विद इमरजेंसी सर्विसेज, क्लियरली बोला गया है दैट अगर इस टाइप के केसेस में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सर्विसेज को अवेलेबल करवाने के लिए जो विक्टिम्स हो या फिर राहवीर्स हो वो लोग 112 में डायल कर सकते हैं। इससे जो लोकल नियरेस्ट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है ना, उससे एम्बुलेंस का असिस्टेंस आप ले सकते हो। तो सवाल होता है दैट ठीक है, यहां पे तो बात तो किया जा रहा है 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जो विक्टिम्स रहेंगे उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, बट भैया सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, कहां से ये पैसे आएंगे। तो ये जो पैसे आएंगे ना, ये है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंडर जो एक फंड क्रिएट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, उसके थ्रू ये फंड अवेलेबल करवाया जाएगा। राइट, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम राहत स्कीम, क्योंकि एक तो पहली बात तो यस पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है। राइट, इससे जो प्रिवेंटेबल डेथ है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और इमरजेंसी ट्रॉमा केयर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। यही नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना, क्योंकि जो भी कैटास्ट्रोफिक जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाए वो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा मदद कर दे रही है, और इससे ये भी अश्योर होता है दैट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो टाइमली रिम्बर्स किया जा सके। राइट, नेक्स्ट
गवर्नेंस रिफॉर्म अगर देख लीजिएगा, यस, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में फंडिंग मैकेनिज्म भी दिया गया है। इससे फायदा ये गुड समारिटन्स को भी हेल्प मिल रहा है और जो विक्टिम्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। आप देखो, कौन क्या कोई आप क्या चाहोगे दैट आपका जबरदस्ती एक्सीडेंट हो जाए? कौन चाहता है भाई किसी का जबरदस्ती एक्सीडेंट? एक्सीडेंट तो अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस होता है ना। तो इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है थ्रू दिस। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। देखो, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी, ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसको जो है लॉन्च किया गया अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। राइट, क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे क्या इंडिया का जो नेक्स्ट फेज ऑफ स्टार्टअप ग्रोथ है ना, उसको हम लोग एक्सेलरेट कर सके। क्योंकि देखो, स्टार्टअप कौन होता है? स्टार्टअप एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या खुद ब खुद एक बड़ा सा कंपनी तैयार कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोकल वाई लोगों को जॉब्स मिल रहा है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टार्टअप्स बोलते हैं। राइट नाउ, इस स्कीम का नेचर क्या है? यह एक फंड ऑफ फंड स्कीम होने वाला है। मतलब ये स्कीम के अंडर इट डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू स्टार्टअप्स, रादर इंस्टेड क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत जो सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना, उनको पैसे दिए जाएंगे और वो जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप्स में डायरेक्टली। ऐसा बात नहीं है, आप सोचिए मत दैट इसकी स्कीम के अंडर आप अगर कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं आपको डायरेक्टली फंड किया जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। ये किसको फंड करेगी? सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को। और आपको कहां से फंडिंग मिलेगा? यहां से। समझ रहे बात? तो ऑब्जेक्टिव क्या है दिस फंड ऑफ फंड 2.0 स्कीम का? दैट मोबिलाइज किया जा सके एक लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कैपिटल, स्ट्रेंथन किया जा सके हमारे देश में वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को, प्रमोट किया जा सके इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप को, और साथ ही साथ एड्रेस किया जा सके वैसे कैपिटल गैप्स को जो क्या काफी हाई रिस्क है। इससे हमारा क्या होगा? बूस्ट होगा सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भर भारत भी। राइट, इससे यह भी इंश्योर किया जा सकेगा दैट से फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा सेक्टर जिनको कैपिटल तो चाहिए बट मिल नहीं रहा था, राइट, बट इस फंड स्कीम के अंडर बेसिकली वो कैपिटल भी मिलेगा। अच्छा, इसके मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? देखो, इसका मॉनिटरिंग एजेंसी है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। और इस स्कीम का ऑपरेशनल एजेंसी जो है वो है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, इसका इन्वेस्टमेंट मॉडल देख लेते हैं, इट इज वेरी अट्रैक्टिव। देखो, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है? ये एक फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने पहले बोला दैट गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट करती है, रादर गवर्नमेंट किसको पैसे देगी? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बाद में फाइनली पैसे देगा स्टार्टअप्स को। राइट, तो इससे क्या मल्टीप्लायर रिक्वायरमेंट इंश्योर हो रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को क्लियरली बोल दिया गया दैट इनको दे मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 2x अमाउंट। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इनको 10 करोड़ दे रही है ना, तो इनको इन स्टार्टअप्स को 20 करोड़ का फंडिंग देना पड़ेगा। समझ रहे हो? वही बोला गया दैट एग्जांपल भी लिया गया दैट इफ फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट 100 करोड़ इन AIF, है ना, तो AIF मस्ट इन्वेस्ट 200 करोड़ इन द स्टार्टअप। समझ रहे हो? तो इससे एक लीगल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो कंपैरिजन अगर करें हमारे पुराने वाले स्कीम और न्यू वाला जो अभी लॉन्च किया हुआ स्कीम है, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, पुराना वाला स्कीम 2016 को लॉन्च किया गया, ये वाला जो है 2026 10 साल बाद लॉन्च किया गया। अप्रोच की अगर बात करें, यस, इसका ब्रॉड सपोर्ट है, इसका टारगेटेड और सेगमेंटेड सपोर्ट होने वाला है। फोकस अगर देख लीजिएगा, ये कोई भी जनरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को फंड करती थी, बट यहां पर जो है ना कहीं हाईटेक और प्रायोरिटी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट, जी हाँ, ये इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट तो होती है, बट इसकी भी मल्टीप्लायर इफेक्ट थी, बट यहां पर तो क्लियरली बोल दिया गया भाई दैट गवर्नमेंट अगर 100 रुपया खर्च कर रही है ना, तो उनको 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मतलब 2x इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। राइट, अच्छा, इस पहले वाले का भी कॉर्पस था 10,000 करोड़ और इस वाले का भी कॉर्पस है 10,000 करोड़ रुपीस। राइट, जो कि ऑफ कोर्स समय के साथ साथ बढ़ना चाहिए था, बट एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। थैंक यू।